गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही हूँ एमएससी फाइनल ईयर की। एमएससी फाइनल ईयर के अंदर मैंने आपको पहले पढ़ाया था मैकेनिज्म किसकी पढ़ाई थी मैंने, कि जो आयंस होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट्स के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म यहाँ पे काम में आती हैं। ये मैकेनिज्म कहाँ कहाँ आपको किस तरीके से यूज़ मिलती है, यानी कि कहाँ आपको एटीपी का यूज़ होता है और कहाँ आपका एटीपी का यूज़ नहीं होता है। सिंपल सी चीज़ कहने का मतलब होता है कि हमारे पास जो मैकेनिज्म है, मैंने आपको दो तरीके की बताई थी। एक बताया था पैसिव मैकेनिज्म, एक बताया था एक्टिव मैकेनिज्म, या सिंपली हम बोल सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे पास में जो आयंस का मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो। लेकिन अगर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका अपोजिट होता है, इसके अंदर जो आयंस की मूवमेंट होती है वो अपोजिट होती है, अगेंस्ट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन का मूवमेंट होता है या आयंस का मूवमेंट होता है। जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की जब बात कर रहे थे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारा पास में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की काम होता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन की बजाय यहाँ पे क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस मूव करते हैं, तो हमें किसी ना किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पैसिव का जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है उसमें मैंने दो एग्जांपल बताए थे, एक बताया था आयनोफोर, दूसरा बताया था आयन चैनल। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बताया था मैंने आपको आयन पंप्स। अब हम बात करते हैं आयनोफोर की। देखिए आयनोफोर्स जो होते हैं वो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कैरियर मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो उनसे रैप्ड अराउंड सोडियम एंड पोटेशियम आयन, मीन्स हमारा जो सोडियम और पोटेशियम आयन होता है वो चारों तरफ से जो आयनोफोर्स होते हैं उसके द्वारा क्या होते हैं, बिल्कुल रैप्ड होते हैं। यानी कि ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूल, चाहे वो सोडियम हो चाहे वो पोटेशियम हो, इसके चारों ओर जो एक राउंड सर्किल बना हुआ है ये होता है हमारा आयनोफोर। जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, ये सोडियम भी हो सकता है या पोटेशियम भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारे पास में जो ये कैरियर मॉलिक्यूल है आयनोफोर है, ये आयनोफोर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, जबकि जो ये मेटल आयन है वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। फिर भी ये है ना, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो उसको डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है हमारी होती है, उस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं या पास आउट हो जाते हैं। फिर मैंने बताया था आयन चैनल्स के बारे में। तो आयन चैनल्स के बारे में मैंने बताया था कि ये भी मेम्ब्रेन के थ्रू है ना, ये भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और मेम्ब्रेन को अक्रॉस कर जाते हैं। इनका एक पर्टिकुलर पाथ होता है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। फिर आता है आयन पंप्स। आयन पंप्स के अंदर मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस को, क्योंकि मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आज हम बात करते हैं आयनोफोर। अब आयनोफोर भी किसके लिए, सोडियम और पोटेशियम आयनोफोर। आयनोफोर किसका, सोडियम और पोटेशियम आयनोफोर की जब हम बात करते हैं तो हमने सिंपली पढ़ रखा होगा कि जो आयनोफोर्स होते हैं वो रिवर्सिबली बाइंड्स आयन होते हैं। यानी कि कल भी मैंने आपको बताया था, फिर मैंने आपको एक सिंथेसिस आयनोफोर का नाम बताया था जिसमें आपके क्राउन इथर थे, क्रेप्टेन थे, और नेचुरल जो आपके आयनोफोर्स उसमें आपके एंटीबायोटिक्स आ जाती है, जिसमें वेलिनोमाइसिन आपको एग्जाम्पल बताया था जो पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत यूजफुल होती है। अब हम इसको एक स्ट्रक्चर के द्वारा शो करते हैं। मान लो हमारे पास में ये एक सेल की स्ट्रक्चर आती है जिसके अंदर जो ये प्रोटीन और लिपिड से बने हुए हमारे पास में प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखिए हमारे पास में जो प्रोटीन और लिपिड के साथ साथ में जो फाइबर्स हैं, ये फिलामेंट्स हमारे पास में इजीली इसके साथ में है। बस हमें बात किसकी करनी है कि हमारे पास में जो चीज़ आ रही है वो चीज़ कैसे आपके पास में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होते हुए भी कैसे चेंजेस हो जाते हैं। तो ये हमारा है आयनोफोर, आयनोफोर, और इसके पास में हमने दे दिया ये कोई आयन, चाहे वो पोटेशियम हो चाहे वो सोडियम हो। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे अगर हमने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रखा है और यहाँ पे है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो ये जो आयन है हमारे पास में, जो ये आयन है उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है, तो ये इस डायग्राम के थ्रू हमें इजीली समझ में आ जाता है। ये हमारे पास में डायग्राम्स बना हुआ सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम है, बस इसके अंदर हमारे पास में क्या है, जो आयनोफोर है वो आयनोफोर अंदर चला गया है। किसको लेके, आपके जो मेटल्स आयन है उस मेटल आयन को लेके अंदर चला गया है, और ये पास आउट हो जाएगा
इसके बाद में जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनती है वो स्ट्रक्चर ये है हमारा आयन, ये हमारा आयनोफोर। अब जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनती है, हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से शो कर सकते हैं। हमारी ऊपर वाली लेयर एज इट इज रहेगी और नीचे वाली लेयर के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ये जो आयनोफोर्स हैं, ये आयनोफोर्स हमारे क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल जो हमारे पास में आयन है उस आयन को बाहर एग्जिट कर देंगे। ये प्रोटीन और फैट से बने हुए हमारी स्ट्रक्चर होती है। ये बीच में फिलामेंट्स होते हैं जो आपने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा। जो ये सारी चीज़ें हमारे पास में, देखो ये हमारा आयन है, आयन को आयनोफोर ने कैप्चर किया, कैप्चर करके ये अंदर चला गया सेल के, और सेल के अंदर जाके ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो भी आयन हमारे पास में था, जैसे हमारे पास में क्या है, सोडियम जो आयन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती है। तो मान लो हमारे पास ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन खुद क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। लेकिन जो हमारे सेल्स होती है, ये स्किन जो होती है हमारी, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं। लेकिन फिर भी ये आयनोफोर्स क्या करते हैं, एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। इन्होंने इस आयन को अपने अंदर लिया और मूव करते हुए सेल के अंदर तक इसको भेज दिया। यानी कि जो हमारी लेयर थी, स्किन की जो लेयर थी या सेल्स की जो आउटर सेल की जो स्किन थी या मेम्ब्रेन थी, उस मेम्ब्रेन को इसने क्या करवा दिया, इसको पार करवा दिया। ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो वैलिनोमाइसिन के अंदर ईजिली हो जाती है, क्राउन ईथर में होती है या क्रिप्टेंस के अंदर होती है। और यहाँ पे माइग्रेशन होता है पोटेशियम आयन का, यानी कि पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट ये इजीली करता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स की। देखिए सोडियम पोटेशियम जो आयन चैनल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये स्पेशल चैनल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल होते हैं। सोडियम पोटेशियम आयन चैनल की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड हमारे स्पेशल चैनल होते हैं, स्पेशल चैनल होते हैं। स्पेशल चैनल होने का मतलब क्या हो कि हमारे पास में पर्टिकुलर सोडियम के लिए एक अलग चैनल होता है, अलग चैनल होता है, यानी कि सोडियम का अलग चैनल होगा और पोटेशियम का अलग चैनल होगा। ये दोनों आपस में मर्ज नहीं होंगे, दोनों के चैनल्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी कि हमारे पास में हाइड्रोफोबिक जो होगी वो आउटर सरफेस होगी और हाइड्रोफिलिक जो होगी वो इनर सरफेस होगी। हाइड्रोफोबिक जो होगी हमारी आउटर सरफेस होगी और जो इनर सरफेस होगी वो हाइड्रोफिलिक होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारे आयन चैनल्स होते हैं वो हमने क्या कहा, स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं। सोडियम का अलग चैनल होगा और पोटेशियम आयन का अलग चैनल होगा। तो जब हम इन चैनल्स की बात करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का डायग्राम शो होता है। मान लो हमारे पास में जब इन चैनल्स की बात करते हैं हमारे पास में वही सेल वाली स्ट्रक्चर होती है, सेल वाली स्ट्रक्चर होती है, लेकिन हमारे पास में इनके लिए पाथ के लिए कुछ अलग से हमारे पास में कुछ चैनल्स बने हुए होते हैं। इन चैनल्स के थ्रू ही हमारे आयंस का माइग्रेशन इसमें होता है, आयंस का माइग्रेशन होता है। ये चैनल्स की जो पोर साइज होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, यानी कि जिस पोर साइज का हमारा आयन है उसके लिए उसी तरीके का हमारे पास में क्या चाहिए, जो चैनल की साइज होगी उसी चैनल की साइज, पोर साइज के अकॉर्डिंग ही हमारे जो आयंस होंगे वो मूव करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इन चैनल्स के बारे में तो इन चैनल्स की हम जो बात कर रहे हैं, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है। अब देखो ये डायग्राम मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ये फिलामेंट्स मैंने बना दिए इसके। ये डायग्राम मैंने आपके पास में शो कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारे आयन चैनल्स कैसे काम करते हैं। देखिए जो हमारे पास में एक एग्जांपल आता है ग्रेमिसिडिन, जो हमारे पास में ग्रेमिसिडिन जो होता है, ग्रेमिसिडिन एक एग्जांपल होता है, ग्रेमिसिडिन। ये ग्रेमिसिडिन के जो पोर साइज होती है वो पोटेशियम आयन के लिए पर्टिकुलर होती है, यानी कि पोटेशियम आयन के लिए क्या होती हैं, सुटेबल होती हैं। तो ये जो ग्रेमिसिडिन के जो आयंस होते हैं, ये ग्रेमिसिडिन के जो पोर्स होते हैं वो हमारे जो पोर साइज होती है वो आपके पोटेशियम आयन के लिए सुटेबल होती है। और पोटेशियम आयन के सुटेबल होने के साथ साथ में क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे केवल और केवल पोटेशियम के लिए ही आर पार होने देती है, बाकी किसी और के लिए आर पार नहीं होने देती है। अब मैंने आपको बताया था कि एक होता है आउटर सेल, ये हमारा है आउटर
या आपका आउटर सेल मान लो, या आपका मान लो आउटर सेलुलर फ्लूइड मान लो, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मान लो, तो हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या आउटर सेलुलर फ्लूइड। और नीचे हो जाएगा हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपको पता है आउटर सेलुलर फ्लूइड होता है, उसके अंदर सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं, पहले भी मैंने बताया था सोडियम आयन ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा सोडियम आयन होंगे। और जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होगा उसके अंदर हमारे बहुत सारे पोटेशियम आयन होंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया कि आपके पास में बहुत ज़्यादा सोडियम आयन होंगे और बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन होंगे, तो ये जो हमारे आयन चैनल्स होते हैं ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये सोडियम तो चला जाएगा इधर से इधर, और हमारा जो पोटेशियम होगा वो चला जाएगा इधर, यानी कि ये आ गया इधर, हमारे पास में क्या आ गया, सोडियम। हमारे पास में इधर क्या आ जाएगा, सोडियम, और इधर क्या चला जाएगा हमारा, पोटेशियम। ठीक है, अब जब हमारा सोडियम इधर आ रहा है और पोटेशियम इधर जा रहा है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं हमारी, ये पोटेशियम सोडियम चैनल्स कहलाते हैं। ये वाला चैनल जो होता है वो पोटेशियम को आर पार होने दे रहा है, तो ये तो कहलाएगा आपका पोटेशियम चैनल। और ये केवल और केवल सोडियम को आर पार होने दे रहा है, तो ये कहलाएगा आपका सोडियम चैनल। ठीक है, यानी कि सोडियम चैनल से सोडियम का आपका ट्रांसपोर्ट होता है, पोटेशियम चैनल से केवल और केवल पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है। सिंपली कह दिया कि चैनल्स जो होते हैं, आयन चैनल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं। सोडियम के लिए अलग चैनल होगा, पोटेशियम के लिए अलग चैनल होगा। पोर साइज ऑफ ग्रेमिसिडीन हमारे पास में कोई एग्जांपल लिया है, वो केवल और केवल पोटेशियम के लिए सूटेबल होते हैं, उसके पोर्स सोडियम के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट चैनल्स के अंदर यहाँ पे सोडियम की हायर कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यहाँ पे पोटेशियम की हायर कंसंट्रेशन है तो ये हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हाई से लो जा रहा है, यानी कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे आयन पंप के बारे में। आयन पंप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है, उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस भी आते हैं। आयन पंप जो होता है, यानी कि कौन से ट्रांसपोर्ट में बताया था मैंने, आयन पंप आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताया था। अब जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जब हम आयन पंप की बात करते हैं तो वहां हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आयन पंप ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम की बात करते हैं, तो ये जो आयन पंप्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो सोडियम आयन और जो पोटेशियम आयन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, यानी कि या सिंपली हम कहें कि अगेंस्ट ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं। तो ये मूवमेंट होगा मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, movement of sodium ion and potassium ion is in opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इनका मूवमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें, जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि कंसंट्रेशन के विरुद्ध ये काम करेगा। मींस हम कह सकते हैं कि ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और आपको पता है जब भी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयन जाएंगे तो कोई ना कोई एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है, यानी कि एटीपी की जरूरत हमें पड़ेगी। तो हम सिंपली इसमें कहते हैं इट्स रिक्वायर्स एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी हाइड्रोलाइसिस के अंदर इसके अंदर जरूरत पड़ती है। अब हम कह सकते हैं कि सोडियम जो आयंस होते हैं वो हमें पहले भी बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो एक्सेस में होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो पोटेशियम जो आयन होते हैं वो सारे के सारे हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर होते हैं। तो जब हम इसको डायग्राम के द्वारा हम शो करते हैं तो हमारे पास में कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है।
मान लो हमारे पास में वही सिंपल सी चीज़ हमारे पास जो पहले थी वही है, लेकिन हमने इसको किसके द्वारा शो किया है, पंप के द्वारा शो किया है। तो हमारे पास में जो पंप बन रहा है वो पंप कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारे पास में डायग्राम बना, वही सेलुलर डायग्राम है हमारे पास में जो पहले हमारे पास में बना था, लेकिन हम इसको एक दूसरे के अपोजिट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो एक दूसरे के अपोजिट जाएगा और उसी के थ्रू हमारे डायग्राम से शो होंगे। डायग्राम में आपको पहले भी बताया था प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ, ये आपकी सेलुलर स्ट्रक्चर की होती है, आपकी लेयर होती है, आपकी मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो आपकी प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। तो यहाँ पे ये फिलामेंट्स हैं, ये हमने डायग्राम बनाया। अब जो हमने ये बीच में बनाए हैं ये हमारे होते हैं आयन पंप्स, इनको बोला जाता है आयन पंप्स। अगर हम आउटर सेलुलर की बात करते हैं तो वहाँ पे सोडियम आयन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं। सोडियम आयन जो होते हैं वो तो ये होता है आउटर और ये हो गया इनर। वो आउटर सेलुलर फ्लूइड है और इनर सेलुलर फ्लूइड है। इनर सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर हमारे पास में पोटेशियम ज़्यादा है, ये बात हमने कर ली। अब यहाँ पे देखो पैसिव जो ट्रांसपोर्ट था उसमें तो क्या था, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, और एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर आप क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखो पोटेशियम की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पोटेशियम क्या है, बिल्कुल ही कम है। तो ये जो हमारे पास में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमारे आयंस हैं वो आयंस कैसे मूव करेंगे, पोटेशियम वाला आयन क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, यानी कि पोटेशियम किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक पोटेशियम ले रखा है। तो क्या हमारे पास में जो ये आयन पंप्स की हम बात कर रहे थे, ये मैंने एक डायग्राम शो किया आपके पास में। डायग्राम के अंदर वो है आपकी बाहर की तरफ आपकी आउटर लेयर है, अंदर की तरफ इनर लेयर है मेम्ब्रेन की। मैंने यहाँ पे जो ये चैनल शो किए, आपके जो पंप शो किए हैं, इस पंप के शो के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि हर आयन के लिए पर्टिकुलर एक साइट होती है। जैसे यहाँ पे ये राउंड वाली जो साइड लिया और राउंड आयन जो मैंने लिया वो सोडियम का लिया है। जब सोडियम आयन इस पर्टिकुलर साइड पे अटैच होते हैं तो हमारे पास में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे जो एटीपी होता है वो सोडियम आयन के साथ में मूव करती है, यानी कि सोडियम आयन के साथ में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंट्रा सेलुलर से ये कहा जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर, यानी कि सेल के बाहर सोडियम आयन जा रहे हैं। तो ये सोडियम आयन जब बाहर जाते हैं, देखो यहाँ पे पहले 2 अटैच थे और यहाँ पे कितने सोडियम आयन अटैच हो गए, 3 सोडियम आयन अटैच हो गए। 3 सोडियम आयन अटैच होने के बाद में हमारे पास में क्या बचता है कि 3 सोडियम आयन अटैच हो गए तो इनको डीअटैच भी करना है। इनको जब ये इसके अंदर आ गए, हमारे पंप के अंदर आ गए, तो इस पंप के थ्रू ये कहाँ जाएंगे, आउटर यानी कि बाहर की तरफ चले जाएंगे, सेल के बाहर की सरफेस के ऊपर चले जाएंगे। आउटर सरफेस के ऊपर बाहर कौन से चले गए, सोडियम। तो ये जब सोडियम आयन आउटर सरफेस के बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में ये जो पंप्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस का मतलब जो देखो इधर वाली जो सरफेस थी वो बिल्कुल प्लेन थी, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या साइट्स बन गई हैं। इन एक्टिव साइट्स के अंदर हमारे इस तरीके का जो जिस तरीके की साइट होगी उसी तरीके का हमारा जो क्या होता है पोटेशियम आयन होते हैं, वो पोटेशियम आयन आके इस वाली लॉब पे क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। जब ये इस लॉब पे अटैच होंगे तो यहाँ देखो हमारा एक पोटेशियम आयन अटैच था और यहाँ पे हमारे 2 पोटेशियम आयन अटैच हो जाएंगे। जब दोनों पोटेशियम आयन इसके साथ में अटैच होते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे पीआई भी होता है, जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करता है, जब एटीपी यहाँ पे हमारे पास में वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, एडीपी में कन्वर्ट हो रही है। एटीपी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एडीपी में हो रही है। तो जब एटीपी से एडीपी बनता है तो हमारे पास में फास्फेट भी वहाँ पे यूज में आता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, ये जो सारे फिलामेंट्स और ये जो सारा प्रोटीन और लिपिड होता है वो सारा इस तरीके से फ्लो हो जाता है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम हमारे पास में बन रहा है, ये नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास में जिस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे देखो शुरू से हम बात करें तो सोडियम आयन पहले जुड़ेगा। सोडियम आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड से किस में चला जाएगा, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा। मेम्ब्रेन से ये पास आउट हो जाएगा हमारा आउटर सेल के अंदर, और जब ये आउटर सेल के अंदर पास आउट होता है तो वहीं से हमें कन्फॉर्मेशनल जो चेंजेस होते हैं हमारे साइड्स के अंदर, हमारे जो पंप्स होते हैं उनकी सरफेस के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं। पहले देखो राउंड शेप वाला था वो प्लेन हो गया और अब इधर की तरफ है ना ट्रायंगल शेप का कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुआ है, जहां पे हमारे पोटेशियम आयन जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वापस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, लास्ट में वापस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और इन कन्फॉर्मेशनल चेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ से सारे के सारे हमारे जो पोटेशियम आयन होते हैं
K+ जो आयन होते हैं हमारे, यानी कि ये K+ आयन जो हमारे होंगे वो सारे के सारे K+ आयन जो होंगे हमारे बाहर निकल जाएंगे। यानी कि जो पॉजिटिव आयंस थे हमारे पास में, पोटेशियम के जो आयंस थे वो हमने आउटर से सरफेस से या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमने लिए थे और उनको कहाँ छोड़ दिया, इनर सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमने इसको पास आउट कर दिया। ये वापस वही प्रोसेस हो जाएगी वापस। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या चेंजेस होते हैं, 3 सोडियम आयन जो होते हैं, 3 सोडियम जो आयन होते हैं वो अंदर से, देखो ये इनर सरफेस है तो वो अंदर से कहाँ जाएंगे, इनर से आएंगे, प्लस 2 पोटेशियम आयन होंगे वो आउट से आएंगे। 2 पोटेशियम कहाँ होंगे, आउट से इधर चले जाएंगे, प्लस ATP की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। और इनसे हमारे पास में क्या बनेंगे, 3 सोडियम आयन जो अंदर से कहाँ चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, प्लस 2 पोटेशियम आयन जो बाहर से कहाँ आ गए हैं, अंदर आ गए हैं। और हमारे पास में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो सारा पंप मैंने बताया है ये आपका लो कंसंट्रेशन है, आपका ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सोडियम की आपको पता है इनर के अंदर कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ऐसे ही पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर कम होती है तो ये बाहर से यानी कि आपकी कम कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ हायर कंसंट्रेशन के अंदर जा रहा है। तो ये हमारा आयन पंप है ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। कल हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस या अदर हमारे मेटल आयंस के बारे में बात करेंगे। तो उनके कैरेक्टर्स क्या क्या थे, उनके यूजेस क्या होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज हो जाती हैं, या एक्सेस से कौन कौन से डिजीज होती हैं, ये सारे डिस्कस हम कल करेंगे। आज के लिए हमारा आयन पंप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आई होप आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल पे बने लिए सब्सक्राइब करने के लिए हमारा जोमनेट पीजी कॉलेज आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और एक आपके MSc फाइनल वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जिनके नंबर पे हमारे क्लासेस ऑन नहीं हो रही है या जिनके नंबर हमारे रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज़ वो पहले अपने ऑफिस में आके अपने नंबर रजिस्टर करवाए ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू।